हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि क्लास 9th का और बाकी सब जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो में बना करके धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था और जो चेतना सत्र के भी वीडियो आ रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि अभी सेंसस का ड्यूटी चल रहा है, तो जिस वजह से ना बॉडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहा था और थके होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा क्लास 9 से ही शुरू कर दूं। ये क्लासेस मैं अपने स्कूल में भी ले रहा हूं अभी। तो अभी करंट चल रहा है तो स्कूल के भी बच्चों को यहाँ से हेल्प हो जाएगा और आप सभी को भी यहाँ से हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक पीडीएफ तैयार करा है अपने कोचिंग के नाम से। और ये नंबर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, टॉपिक समझ में ना आए तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी इस नंबर पे आपका यूपीआई चलता है, यहाँ से आप हमें सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं शॉर्ट में वीडियो किस तरह से होगा हम लोग का और कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक हम लोग का बाइलिंगुअल होगा ताकि सीबीएसई के भी बच्चे अगर यहाँ पे आकर के देखें तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और दूसरे वीडियो पे जाने का ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आपको टॉपिक भी समझ में आएगा, आप डेफिनेशन भी लिख पाएंगे और उसके बाद आप न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे। तो हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग का है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप इसी नंबर पे क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग अपने टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स या फिर प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे। प्रीवियसली आपने जो पढ़ा है उसे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, गति के प्रकार। इस तरह से देखिए, अब इसमें बहुत सारा तरह का मोशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेक्टा लीनियर मोशन। रेक्टा लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा हम लोग का हो जाएगा पेरियोडिक। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग करेंगे, ठीक है, तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक मोशन। फोर्थ हम लोग का हो जाएगा आर्बिट्ररी। वर्ड का अगर कोई इशू हो तो आप उसको सुधार लेंगे, है ना, क्योंकि वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, है ना। रेक्टालिनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में गमन, सीधी रेखा। ठीक है, सर्कुलर मतलब वृत्तीय। पीरियोडिक मतलब दोलन या आवृत्ति, आवृत्ति गति या फिर दोलन। और आर्बिट्री मतलब जो रैंडमली इधर उधर चलता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। रेक्टालिनियर मोशन किसे कहेंगे, वैसा मोशन जो क्या हो, सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हो, हम लोग रेक्टालिनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक होता है रोटेशन। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। धरती जो होता है सन के चारों ओर चक्कर काटता है, जिससे मौसम बदलता है, वो क्या कहलाता है हम लोग का रेवोल्यूशन। और धरती जो होता है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे जिसके वजह से डे और नाइट होता है ना। और इससे भी आसान एग्जांपल मैं बता दूं, आप लोगों ने कभी लट्टू नचाया होगा, तो लट्टू क्या होता है, उसमें नीचे लोहा का गूंज लगा होता है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो वो रोटेशन हो गया। और धागा में बांध करके आपने कभी पत्थर को नचाया होगा, तो पत्थर जो चारों तरफ आपके उंगली के चारों तरफ नाच रहा है, वो क्या है, रेवोल्यूशन है। उसके बाद घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है, ऊपर और नीचे लगातार टू और फ्रो मोशन करता है एक मीन पोजीशन पे। ये मीन पोजीशन होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, घूमता है। इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आर्बिट्ररी मोशन किसी भी तरह का होता है, कोई मक्खी मच्छर उड़ रहा है, इस तरह से ये घूम रहा है तो आर्बिट्ररी मोशन होगा। उसी तरह
से हम लोग हिंदी में देखेंगे। सीधी रेखा का गति किसे बोलेंगे? जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। वृत्तीय गति किसको बोलेंगे? जो गोल गोल घूमेगा। दोलन गति हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये तो हम लोग का एक पोर्शन हो गया बेसिक का कि इतना टाइप का मोशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ टर्म है, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। प्रेफिक्सेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले एक माइनस वाला देखेंगे, निगेटिव वाला। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है, इतना रहने देता है। फिर इसमें आ जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। डेसी का मतलब होता है 10⁻10 1 मीटर। सेंटी का मतलब 10⁻2 मीटर। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसका मतलब क्या है। मिली का मतलब 10⁻3 मीटर। माइक्रो का मतलब 10⁻6 मीटर। नैनो का मतलब 10⁻9 मीटर। पीको का मतलब 10⁻12 मीटर। अब यहाँ पे नोट में एक डालिएगा, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। और इसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं, ए के ऊपर 0 दे करके, डिनोशन के लिए है, और इसका होता है मीटर। अब देखिए इसको हम लोग अगर समझने का कोशिश करें तो इसका मतलब है 1/10, इसका मतलब है 1/100 मीटर, इसका मतलब है 1/10⁻3 है ना, मीटर, 1000 मीटर, इस तरह से, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे। डेका का मतलब 10⁻1, हेक्टो का मतलब 10⁻2, किलो का मतलब 10⁻3। ये सब मीटर में यूनिट आ रहा है, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा मतलब 9 मीटर। टेरा का मतलब 12 मीटर, और पेटा का मतलब 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का टोटल प्रीफिक्सेस हुआ। अब देसी मीटर कहने का मतलब क्या है? जैसे दिया हुआ है 100 डेसीमीटर, तो यहाँ पे 100 और डेसी के लिए जो प्रीफिक्स था हम लोग इसको यूज कर लेंगे इंटू 1/10, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर। तो एक डेसीमीटर में कितना मीटर? 10 मीटर। उसी तरह से सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी मतलब हम लोग सीखे यहाँ से 10⁻2 होता है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर, है ना। तो 200 सेंटीमीटर में अगर पूछे कितना मीटर होता है, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 मीटर, है ना। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो इस तरह से कन्वर्जन के लिए आपके लिए काफ़ी ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको समझ लें। अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग समझेंगे मोशन, रेस्ट और ऑब्जर्वर। मोशन का मतलब होता है गति, रेस्ट का मतलब होता है विराम, और ऑब्जर्वर का मतलब होता है अवलोकक। ठीक है। गति, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसे कैसे पहचानेंगे? और ऑब्जर्वर का क्या काम है, इससे हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे मान करके चलते हैं ए है और एक पॉइंट बी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान करके चलिए कि आपका गाड़ी है, पॉइंट ए से चल करके क्या हुआ? पॉइंट बी तक पहुँच गया, ठीक है। ये गाड़ी जो है पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी तक पहुंच गया, तो इसमें कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया, और उस डिस्टेंस को कवर करने में क्या हुआ? कुछ टाइम लगा, ठीक है, टाइम लगा। तो
यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो मोशन को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, पॉइंट ए पर था और समय बीता पॉइंट बी तक पहुँच गया, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन नहीं बदलता है, तब वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है। एक ऑब्जर्वर ही है जो बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या फिर मोशन में। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मान के चलिए कि एक बच्चा गया बस स्टॉप पे, है ना, उसके परिवार के कोई सदस्य हैं जो आए हुए थे घर, और फिर वो क्या है, जा रहे हैं, लौट रहे हैं। और बस में ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कभी भी जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ शाम में बता पाऊँगा, क्योंकि सुबह में स्कूल रहता है तो वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है। कमेंट में वहाँ पे मैं समय निकाल कर के कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ, लेकिन शाम में पक्का आपको पता चल जाएगा, है ना। नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन शाम में, वो भी 7 बजे से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक बच्चा है जो अपने घर आए हुए मेहमान को क्या किया, बस में चढ़ाने के लिए गया। ठीक है। बस के ऊपर चढ़ा दिया। ये बस स्टॉप है ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है बस स्टॉप बी। ये बस क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा, और कुछ समय में ये बस कहाँ पहुँच गया, इस जगह पर पहुँच गया। तो ये जो बच्चा है, जिस पर्सन को छोड़ने आया था, इस पर्सन को, ये बस के साथ साथ इस पर्सन का पोजीशन बदला। तो ये बच्चा क्या बोलेगा कि वो आदमी जिसको मैंने बस में चढ़ाया है वो क्या है, मोशन में है। ठीक है। लेकिन बस में बाकी जो बैठे हुए लोग हैं, जब इस इंसान को देखेंगे तो वो क्या है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, अपना स्थिति नहीं बदल रहा है। तो ये सब बाकी लोग उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ये बच्चा है और बस के अंदर ऑब्जर्वर ये है। तो सॉरी, एक ही इंसान है, लेकिन बाहर से जो देख रहा है वो क्या बोलेगा, मोशन में है, और अंदर से जो है वो क्या बोलेगा, रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बताने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है। मोशन में है या फिर रेस्ट में है। इसी से हम लोग अब एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये जो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा था, यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, अब स्पीड सीखेंगे। स्पीड क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, स्पीड मतलब गति होता है, चाल नहीं होता। चाल गति कुछ भी कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय, सॉरी गति नहीं, चाल, ये चाल हो जाएगा। ठीक है। चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बदलेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड से वो चलेगा, है ना। तो ये जो हम लोग का रेशियो है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, इसी से हम लोग का क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। लेकिन पहले उसको हम लोग समझेंगे कि स्पीड जो यहाँ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी ऐसा फॉर्मूला हो, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, तो ऊपर का जो टर्म होता है ऊपर वाले से सीधा सीधा संबंध रखता है और नीचे वाले से उल्टा संबंध रखता है। कहने का मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो हम लोग का दूरी भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो हम लोग का दूरी कवर करने का जो टाइम लगेगा वो घटेगा। तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है किसके, डिस्टेंस के। इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो चाल जो होता है समानुपाती होता है किसका, दूरी का, है ना। दूरी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि चाल ज़्यादा था, अगर चाल बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो तय समय में ज़्यादा दूरी कवर करेगा। उसी तरह से स्पीड जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, टाइम का। चाल जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, समय का होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखिए
कि अगर किसी वस्तु का स्पीड कम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका स्पीड कम है, तो एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में क्या होगा, उसको समय ज़्यादा लगेगा। वही कर्मानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों को कुछ कुछ दिक्कत होता है क्या, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड जब पूछा तो बच्चा तो बना लेगा, लेकिन मान लीजिए कभी डिस्टेंस पूछ दिया या कभी टाइम निकालने के लिए दे दिया, तब यहाँ पे बच्चा को समझ नहीं आता है कि क्या करें, है ना। सभी के साथ ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत है वो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए स्पीड निकालना है, तो उसको हम लोग इज़ इक्वल टू के इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी चीज़ों को राइट साइड में रखेंगे। मान लीजिए कि डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो इस टी को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अलजेब्रा में क्या सीखे हैं कि जब कोई नंबर या जब कोई संख्या क्या होता है, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड में होता है, तो बराबर के इधर आने पर क्या होता है, गुना में हो जाता है ना। तो यहाँ पे स्पीड गुने टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का दूरी निकल जाएगा। उसी तरह से अगर टाइम निकालना हो, तो टाइम में यहाँ पे अगर निकालना है तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको पहले ऊपर वाले इक्वेशन को देखिए, इसमें है यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ टाइम निकाले तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। और यहाँ से हम लोग तीनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो एक फार्मूला में जितने भी टर्म होते हैं हम लोग उस सभी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब समझते हैं चाल के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और जाने में क्या है, कुछ उसको दूरी तय करना पड़ेगा, और उस दूरी को तय करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। और इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर इसके परिभाषा का बात करें या डेफिनेशन का बात करें, किसका डेफिनेशन, स्पीड का डेफिनेशन, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed, ठीक है। और एक और डेफिनेशन डाल सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब अगर इसका हिंदी में हम लोग बात करें, तो हिंदी में मैं बोल देता हूँ ताकि आप सुन करके भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। परिभाषा अगर बात करें हिंदी में, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, चाल का किसी वस्तु के द्वारा एक दूरी को तय करने में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग फिर से लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। अब इसका एसआई यूनिट का बात अगर करें, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर बटा में सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये स्पीड है ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कहने का मतलब है कि जो चाल है अदिश राशि, अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा, कुछ मान तो होगा, लेकिन इसमें दिशा नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए आप, कि कोई वस्तु है जो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे की तरफ चल रहा है, और इसका गति दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल मान तो दे रखा है, लेकिन इसमें इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका कोई दिशा नहीं है कि किस दिशा में चल रहा है, इसमें दिशा नहीं दे रखा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
और हम लोग अभी देखेंगे स्पीड में। अब जैसे मान लीजिए देखिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, 100 मीटर का क्या है डिस्टेंस है, और उसको कवर करने में उसको 10 सेकंड का टाइम लग गया। 10 सेकंड का टाइम लग गया तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस और टाइम कितना हो गया 10 सेकंड का, ये कट गया, और स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके यूनिट के साथ ही इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। एक चीज़ समझ में आ गया। लेकिन हर एक सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान करके चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 500 मीटर चलना है, ठीक है, और बीच में क्या किया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन यहाँ से 250 मीटर और यहाँ से 250 मीटर, दो पार्ट में कवर कर लिया, और इस 250 मीटर को चला 5 सेकेंड में और इसको चला 25 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका स्पीड एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि पॉइंट ए से जो ये ऑब्जेक्ट चल करके पॉइंट बी तक पहुँचा, इसको कितना स्पीड से चला, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पे स्पीड निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर पहला को इसको दो पोर्शन में बांट लेते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला पोर्शन का अगर स्पीड हम लोग निकाले तो इसको S1 लिख सकते हैं, ठीक है। और S1 अगर हम लोग निकाले तो डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर का, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड का, तो 5 × 25 ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा का निकाले तो डिस्टेंस कितना हो गया 250 और टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो दो अलग अलग स्पीड हो गया, यहाँ पे S2 हो गया और S1 हो गया, तो एक स्पीड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। ये हम लोग का औसत चाल हो गया। अब ये हो गया फिजिक्स के लिए, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 2 इसका स्पीड, तो यहाँ से आपके मन में दो तरह का से क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा। एक तो औसत वाला से, जो हम लोग मैथ में सीखते हैं, मैथमेटिक्स वाला से, ठीक है, और एक फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला में होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, और ये हो जाएगा सम वाला, है ना। तो S1 क्या है, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 50 था पहला का स्पीड, दूसरा का स्पीड 10 था, 10 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 60 बटा में 2, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हम लोग का मैथमेटिकली। लेकिन फार्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था हम लोग का 250 जोड़ करके कितना आ गया 500, और टाइम कितना लगा, टाइम का अगर बात करें तो 25 5 30 सेकेंड, ठीक है। ये कट गया 0 से 0, ये हो जाएगा 16 × 48 16, ठीक है। 48 2 बचा, और 3 का 3 6 3 3 6 का 18, 16.6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें दोनों में चेंजेस आ गया, अंतर आ गया। यहाँ पे दिख रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा, और यहाँ पे हम लोग का आ गया 16। तो बहुत मन करेगा कि मैथ वाले तरीका से क्या करें, हम लोग औसत निकाल करके एवरेज निकाल करके दे दें, लेकिन वो तरीका हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड भी देख लिए। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चले ना तो लगातार क्या हो, वो एक ही स्पीड से चले। तो इसीलिए कभी कभी एवरेज स्पीड निकालने का परिस्थिति भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक समान गति। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थ्योरी में भी आधा ही पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ लेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और ये तीनों किस में आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है एक समान गति। अगर कोई ऑब्जेक्ट है लगातार क्या है, जैसे मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है, और इस दूरी को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लिए,
मान करके चलते हैं कि 10-10 मीटर का दूरी का इसको हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मान करके चलिए कि ये 10 मीटर का जो दूरी है 2 सेकंड में कवर किया, इसको भी 2 सेकंड में कवर किया, इसको भी 2 सेकंड में कवर किया, इसको भी 2 सेकंड में कवर किया, और इसको भी 2 सेकंड में कवर किया। अब हम लोग निकालते हैं इसका रेशियो, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, इससे, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकंड, काटे आया 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हर एक में क्या आएगा हम लोग का 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, सब में यही आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित समय देखिए हर सेक्शन में क्या है, समय 2 सेकंड का है, और हर सेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना चला, 10 मीटर 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 चला। तो इसी से एक समान गति का हम लोग का परिभाषा बनता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या बनेगा, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाती है, एक समान गति में कहलाती है। लेकिन अगर इसका ग्राफ का बात करें, क्योंकि ग्राफ भी एग्जाम में पूछता है, तो ग्राफ में हम लोग जानते हैं 2D ग्राफ जब बनेगा तो 2 एक्सिस हम लोग बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया हम लोग का 2 एक्सिस, एक पे रखेंगे हम लोग डिस्टेंस और एक पे रखेंगे टाइम, एक पे रखेंगे, हिंदी में अगर लिखे तो इसमें दूरी, और एक में रखेंगे समय। और इसका रेशियो जब निकलेगा तो स्लोप जो इसका होगा ये क्या देगा हम लोग का देगा स्पीड देगा। ठीक है, ये क्या बताएगा, चाल बताएगा, जो फॉर्मूला बताता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग ग्राफ में ऐसे ही करते हैं ना, एक अलग छोटा छोटा सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ हो गया हम लोग का 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। मतलब कहने का है कि ये 0 है, 0 से 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, 100 मीटर चला। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फिर अगले 10 मीटर में कितना चला, अगले 10 सेकेंड में फिर 100 मीटर चला, अगले 10 सेकेंड में कितना चला, फिर 100 मीटर चला। तो इस तरह से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, एक ही तरह से चले। तो 2 और ग्राफ होता है फिजिक्स में, एक होता है हाइपरबोला जिसमें स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, और एक होता है पाराबोला जिसमें क्या होता है, स्पीड घटता है। इसको बोलेंगे हम लोग हाइपरबोला और इसको बोलेंगे पाराबोला। ये ग्राफ कब बनेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होगा, और ये ग्राफ कब बनेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, चलिए स्पीड समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग का टर्म था वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये सेम है, इसका यूनिट वगैरह सब स्पीड के जैसा ही सेम रहेगा, बस अंतर क्या आ जाएगा, इसमें डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बोले तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे विस्थापन, संवेग बराबर विस्थापन बटा में समय। देखिए फिजिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो है क्वांटिटी हम लोग का, इसी से हम लोग पूरा परिभाषा भी दे सकते हैं, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो क्या बोलेंगे, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये सेम है, डेफिनेशन भी आपका सेम रहेगा। बार बार मैं नहीं लिखूंगा ताकि समय बचाया जा सके। जहाँ कभी भी आपको वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो पॉज करके बैक आएँ और फिर से क्या करें, उसको एक बार देखें। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो ऊपर में नंबर है, नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि समझा दूँ। ठीक है,
तो फिर आगे हम लोग देखते हैं संवेग और चाल में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे कि वेलोसिटी जो होता है, नोट में डाल लीजिए इसको, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे पीछे हम लोग एग्जांपल देखे थे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसका स्पीड क्या था, 40 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, वो किसके लिए था, स्पीड के लिए था, चाल के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे ई लगा होगा। तो इससे क्या पता चला कि ये हम लोग का मैप हो गया, जिस पर नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में। तो ये क्वांटिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, अब चाल और संवेग में अंतर क्या होता है, तो यहाँ से समझेंगे हम लोग। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे जो है हम लोग का लोगो वाला उसी का यूज करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ए, इसको बोलेंगे पॉइंट बी। अब इस जगह से इस जगह तक पहुँचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग बहुत तरह का रास्ता ले सकता है। मान लीजिए ऐसे चला, ठीक है, एक ऐसे चला और एक ऐसे घूम घूम करके पूरा एकदम बढ़िया से इस तरह से चला। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन में हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, चाल लिख सकते हैं और संवेग लिख सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। तो चाल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलेंगे रास्ता 1, इसको बोलेंगे रास्ता 2 और इसको बोलेंगे रास्ता 3। तो रास्ता 1 में हम लोग को दिख रहा है क्या है, दूरी क्या है, डिस्टेंस कम है और उसको कवर करने में टाइम भी कम लगेगा। रास्ता 2 में थोड़ा सा दूरी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और रास्ता 3 में और दूरी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया और टाइम भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन संवेग क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, संवेग आता है हम लोग का क्या, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन क्या बोलेंगे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, मान लीजिए ऐसे 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 चलना शुरू किया और आकर के यहाँ पे रुक गया, तो कितना दूरी चला उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हम लोगों को किस चीज़ से है, चलना कहाँ से शुरू किया और रुका कहाँ पे, उसके बीच के दूरी को, है ना। इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि चला बहुत ज़्यादा लंबा चला है, ठीक है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस यही हम लोग का हुआ, तो यही हम लोग का क्या होगा, विस्थापन होगा, यही संवेग होगा। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर है कि किसी भी वस्तु का संवेग जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन चाल जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब कैसे ये होगा, जैसे मान करके चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट इस तरह से और फिर आकर के वापस यहीं पे क्या हो गया, रुक गया। अब रुक गया तो दो बिंदु जो है, दो बिंदु कहने का मतलब शुरुआत का, जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पे रुका, उसके बीच का क्या हुआ, दूरी 0 हो गया, तो पूरा का पूरा संवेग 0 होगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो कोई भी नीचे में टर्म आ जाए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से एक और हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया है और फिर आकर के यहीं पे रुक गया है, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन चाल का अगर बात करें तो चाल कभी भी हम लोग का 0 नहीं हो सकता। जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगेगा, उसके रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट का बात करें संवेग का, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी क्या है, दूरी है और टाइम है। तो दूरी को हम लोग किस में मेज़र करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में। तो इसका भी यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से दोनों लिख सकते हैं, सेम ही बात है दोनों। अब तीसरा जो हम लोग का टर्म है वो है एक्सेलरेशन। तीसरा जो है टर्म क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है,
इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही पूछे तो हम लोग उसी तरह से डिफाइन कर देंगे क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा। लेकिन बात करें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन एक स्पेशल टर्म है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको अच्छे से समझने का ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान करके चलिए कि या तो रुका हुआ हो, रेस्ट में हो, पहला कंडीशन, या फिर कोई पहले स्पीड से चल रहा हो, जैसे मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चल रहा है, ठीक है। तो जब रेस्ट में है तो इसके ऊपर बाहर से हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ करेगा। रुका रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पहुँचने के बाद इसका स्पीड हो जाए हम लोग का 60 मीटर पर सेकेंड का, पहला कंडीशन में भी रुका में, और दूसरे कंडीशन में 40 से इसका स्पीड बढ़ करके क्या हो जाए, अब 60 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हुआ है, चेंज हुआ है, किसके वजह से, बाहरी फोर्स के वजह से। अब फोर्स जो लगा वो फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। बाइक में या फिर कार में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है जिस पर हम लोग डालते हैं पैर या फिर उसको हाथ से रोटेट करते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, और ब्रेक जब लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड घटता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, ए इजिकल टू भी माइनस यू बटा में टी। अब यहाँ पे ए इजिकल टू हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन, भी इजिकल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी, और u बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन ये है जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको पहले हिंदी में मैं लिख देता हूँ, है ना। तो एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या हो जाएगा, त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, और u बराबर प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि मान करके चलिए केस पहला ले लेते हैं, जहाँ इसमें पहला केस है जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, 0, और v कितना है, जब 0 से चलते चलते कहाँ पहुँचा, 60 पर, तो इसका v हो जाएगा कितना, 60 सेकेंड। और मान करके चलते हैं कि इसमें उसको 30 सेकेंड का टाइम लग गया, 30 सेकेंड का टाइम लग गया, तो t इक्वल टू हो गया 30 सेकेंड। तो हम लोग का एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बटा में टी। भी कितना है, 60 है, u कितना है 0, और इसमें t कितना हो गया 30। तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा में 30, और कट जाएगा 0 से 0, और 3 का टेबल में 2 बार में 6, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला केस में। दूसरा केस का अगर बात करें तो इसका शुरुआती का स्पीड कितना था, 40, तो u बराबर हो गया 40, भी कितना हो गया 60 का, और मान करके चलते हैं कि इसमें 5 सेकंड का टाइम लग गया, 5 सेकंड। तो a इजकल टू होता है v माइनस यू बटा में टी, और दूसरे केस के लिए हो जाएगा v कितना है 60 का, u कितना था 40 का, टाइम कितना लगा 5 सेकंड। सॉल्व किए 20 बटा में 5, तो 5 को 20, सब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होता है हम लोग का दो तरह का होता है, एक जो होता है स्पीड को बढ़ाता है, एक जो होता है स्पीड को बढ़ाता है, और दूसरा जो होता है डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और डिक्रीज़ जो करता है उसको कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है यूनिफॉर्म इसे मैं लिख ही दूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेशन, एक समान त्वरण। ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक समान चाल देखा था, एक समान संवेग देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार एक ही स्पीड से चल रहा है तो एक फ़िक्स डिस्टेंस को कवर करने में उसको एक फ़िक्स टाइम लगेगा, ठीक है। तब वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक समान वेलोसिटी में है या फिर एक समान स्पीड में है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक समान त्वरण।
एक समान त्वरण जब कह रहा है तो इस चीज़ को आपको समझने से पहले इसको दो पार्ट में बदल लीजिए या तोड़ लीजिए। एक समान त्वरण, त्वरण अभी मैंने ऊपर क्या समझाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना स्पीड बदलता है ना, फॉर्मूला में ही है चेंज ऑफ स्पीड। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड है ये और इनिशियल स्पीड है ये, दोनों में क्या हुआ, बदलाव आया है। हमेशा स्पीड बदलेगा, तो बदलेगा तो क्या होगा, एक समान वो उसका गति नहीं रहेगा। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को समझना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे किसको। तो सबसे पहले क्या है, एक समान है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक समान रहेगा। और त्वरण हम लोग क्या सीखे, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। तो त्वरण ही कहता है, त्वरण का परिभाषा ही कहता है कि क्या है, वस्तु का स्पीड बदलेगा तभी त्वरण वहाँ पे काम करेगा। तो ये कहना कि वस्तु बराबर बराबर दूरी चल रहा है फिक्स समय में, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि वस्तु अपना स्पीड बदल रहा है, या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, लेकिन उसका स्पीड बढ़ाने का और घटाने का जो रेट होगा ये कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ, in a motion a body changes its speed and the rate of change of speed is constant, then that body is said to be in यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे हिंदी में बोल देता हूँ, आप सुन करके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपने गति के दौरान अपने स्पीड को बदलता है, ठीक है, यदि कोई वस्तु गति के दौरान अपने गति में परिवर्तन लाता है और गति में लाए गए परिवर्तन का दर क्या हो, समान हो, तब वो वस्तु क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण में कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला पोर्शन हम लोग का ख़त्म हो गया है ना, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग का टोटल क्या था, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का था। दूसरा जो हम लोग का पोर्शन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन का होगा। थोड़ा सा अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं बता दूं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड बार बार नहीं बदलेगा। ठीक है, या तो एक ही स्पीड से लगातार चलेगा या फिर जो उसका ड्यूरेशन है दूरी का वो अलग अलग पोर्शन में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 10 कितना ही पोर्शन हो जाता है, लेकिन उसमें जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना स्पीड बदलेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग का 3 फार्मूला है। पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, और तीसरा है s बराबर, s यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s बराबर डिस्टेंस है, s बराबर स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, 3 इसमें चीज़ हम लोगों ने देखा, s बराबर d बटा में t, चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, और एक्सेलरेशन इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम। अब इसी से हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके कोशिश करेगा बनाने का, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल समझाएंगे। और अगले क्लास में हम लोग का ये होगा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का, और इसमें क्या है, इसका डेरिवेशन आएगा। ये निकला कैसे, ग्राफिकल मेथड से हम लोग
इसको देखेंगे निकाल करके, क्योंकि सीबीएसई में पूछता ही है, बिहार बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आपकी क्लास 9th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहला फिजिक्स का टॉपिक है जिसके बारे में था। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर कॉल भी आप कर सकते हैं, ऊपर में नंबर मेंशन है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा ज़रूर उसको सॉल्व किया जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।